बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं गद्य भाग 12 यशपाल द्वारा रचित लखनवी अंदाज। यशपाल जी का जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा तथा बीए की पढ़ाई लाहौर से करी और वहीं पर इनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से भी हुआ था। इस कारण शुरू से ही ये क्रांतिकारी स्वाधीनता संग्राम की धारा से भी जुड़े हुए थे और बहुत बार ये जेल भी गए थे तथा इनकी मृत्यु 1976 में हुई। यशपाल जी की रचनाएं आम आदमी के सरोकार से जुड़ी होने के कारण यथार्थवादी शैली लिए हुए हैं। इसके साथ ही सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों पर प्रहार करने वाली रचनाएं भी इन्हीं की मानी जाती रही है। इन्होंने अनेक उपन्यास और कहानियां भी लिखी है, जिनमें से प्रमुख उपन्यास है झूठा सच और ये भारत विभाजन की त्रासदी की मार्मिक करुण गाथा बताता है। यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा गया है कि बिना कथ्य की कहानी नहीं लिखी जा सकती है। यानी हम इस अध्याय में एक व्यंग्यात्मक रूप से एक ऐसे व्यक्तित्व चित्रण पढ़ेंगे जो अपने जीवन का एक मुखौटा है उसको ओढ़कर चलता है और उस मुखौटेवादी जीवन की यथार्थ जिंदगी को समझाने के लिए यहाँ यशपाल जी ने व्यंग्यात्मक वातावरण पैदा किया है। क्योंकि जो हमारी एक परजीवी संस्कृति है, परजीवी यानी जो बीत चुकी, उस जिंदगी से जुड़े हुए जो व्यक्तित्व आज हमारे आसपास है, वे अपने जीवन की सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाते हैं और अपनी पुरानी जीवन शैली को आज भी ढोना चाहते हैं। इसलिए वो एक मुखौटा ओढ़कर जीवन जीते हैं और इस परिस्थिति को जीने के लिए उन्हें अनेक कष्टों का भी सामना करना पड़ता है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी कभी ऐसे घटनाक्रम बन जाते हैं कि जहाँ ये हास्य के पात्र भी बन जाते हैं, लेकिन इनसे इनको कोई मतलब नहीं होता है। उन्हें तो अपने जीवन शैली में जरा भी परिवर्तन करना पसंद नहीं होता है। तो आज आप इसमें एक ऐसे व्यक्तित्व चित्रण पढ़ने वाले हो जो परजीवी यानी एक परतंत्रवादी जो हमारी सामंती व्यवस्था है उससे जुड़ा हुआ है और उस स्थिति को लेखक ने यहाँ पर व्यंग्यात्मक शैली में समझाने का प्रयास किया गया है। इसलिए यहाँ पर इन्होंने कहा है कि बिना कथ्य की कहानी नहीं लिख सकते। बिना कथ्य का मतलब क्या होता है कि पहले से सोचा गया एक ऐसा घटनाक्रम जो आप एक नायक और एक कहानी का आकार देने में काम आता है। लेकिन जीवन में कुछ ऐसी अचानक घटनाएं घट जाती है कि जिसमें हमें न तो किसी नायक की जरूरत होती है, ना ही कोई हमें सोचे समझे गए घटनाक्रम की जरूरत होती है। वह एक स्वतंत्र रचना के रूप में अपने आप ही पैदा होती है और हमारे जीवन का हिस्सा भी बन जाती है। और वैसी स्वतंत्र रचना के रूप में हम यहाँ यशपाल जी द्वारा रचित लखनवी अंदाज पढ़ेंगे। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। यानी यशपाल पतनशील कौन है? पतनशील का मतलब होता है जो समाप्त हो चुकी है। और सामंती वर्ग कौन सा है? जो एक शासन से जुड़ा हुआ वर्ग है। जैसे पहले हमारे नवाब साहब हुआ करते थे, राजा महाराज होते थे, जिन्हें एक छोटी छोटी जागीरों के जागीरदार हुआ करते थे, महाजन हुआ करते थे और उनका जीवन जीने का तरीका आम लोगों से अलग हुआ करता था। लेकिन जैसे समय बदला है, बदलती समय में परिस्थितियां इन लोगों के लिए घातक सिद्ध हो रही है, क्योंकि ये अपने जीवन जीने का तरीका तो छोड़ नहीं पाते हैं और वैसे साधन अब उनके पास उपलब्ध है नहीं, क्योंकि आय का कोई और स्रोत होता नहीं है और नौकरी करना इन लोगों को पसंद होता नहीं है। तो इनके जीवन में जो समस्याएं आ रही है और उन समस्याओं को ये दरकिनार करते हुए किस तरह अपने जीवन में को एक मुखौटे के रूप में लेकर चल रहे हैं, वो पतनशील सामंती वर्ग पर जो कटाक्ष है वो हमारे यशपाल जी की इस रचना में देखने को मिलेगा। क्योंकि ये एक बनावटी जीवन शैली का आदि वर्ग है, क्योंकि इन्हें बनावटी जीवन जीने का एक आदत पड़ जाती है। कहना ये नहीं होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति हमारे आसपास देखने को मिलती है। यानी आज भी जब हम एक 21वीं सदी की ओर तेजी से बढ़ता हुआ समय जा रहा है, उस समय में व्यक्ति अपने जीवन को जीने के नए नए तरीके ढूंढ रहा है, उस समय भी हमें ऐसी लुप्त हो रही संस्कृति लिए हुए बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। और इस बात को जानने के लिए हम एक छोटा सा प्रसंग आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं और वो प्रसंग ये है कि एक बार हमारे एक महाजन जागीरदार साहब हुआ करते थे और जागीरदार साहब की जीवन शैली
बहुत रईसी हुआ करती थी, इसलिए उनके एक बड़ा सा मकान बना हुआ था और उस मकान पर एक सफेद रंग का बहुत सुंदर चमकने वाला पर्दा भी हर समय लगा रहता था और बहुत दूर तक फैला हुआ उनका बंगला हुआ करता था। और राजा साहब, हमारे जो महाजन साहब है, जागीरदार साहब है, उनके जीवन जीने का तरीका भी लोगों के लिए एक आश्चर्य का कारण हुआ करता था, क्योंकि वो हर समय साफ चमकते हुए कपड़े धारण करना और चलते समय हर जो पहले राजा महाराजाओं के पास हुआ करते थे ना, बैलगाड़ी वगैरह, उनका पर्सनल रथ वगैरह, ये सारी चीजें लेकर वो दुनिया के सामने जब बाहर निकलते थे तो उन्हीं शानो शौकत से निकलते थे। तो दुनिया उनको देखकर उनके बारे में सोचती और आश्चर्यचकित भी रह जाती। लेकिन वहां पर धीरे धीरे परिस्थिति बदलती जाती है और हमारे जो जागीरदार साहब है, उनके जो आय का साधन है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, क्योंकि जैसे स्वतंत्रता के बाद ये सारी जागीरें स्वतंत्र हो जाती है। तो अब हमारे जागीरदार साहब के लिए आय का दूसरा कोई साधन रहा नहीं, तो अब उनकी जीवन शैली में वो बदलाव आता है। लेकिन जागीरदार साहब इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं और वो अपने जीवन को उसी रूप में जीना चाहते हैं। तो धीरे धीरे उनके घर की हालत खराब होने लग जाती है, घर का सामान बिकने लग जाता है। लेकिन ये सारे वो कार्य वो गुपचुप रूप से करते हैं, किसी के सामने प्रकट रूप से नहीं करते हैं कि जागीरदार साहब को अपनी जमीन, घर का सामान बेचने के लिए विवश होना पड़ रहा है। और ये परिस्थितियां आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन जागीरदार साहब अपने जीवन से समझौता करना नहीं चाह रहे हैं, बिल्कुल भी समझौतावादी जिंदगी नहीं जीना चाहते हैं। वो दुनिया में उसी शान शौकत से ही जीना चाह रहे हैं, इसलिए वो दिखावटी मुखौटावादी जीवन जीने की हर समय प्रयास में लगे रहते हैं। और इसी चक्कर में उनके घर का बहुत सारा सामान बिकता जाता है, धीरे धीरे वो कर्जदार भी हो जाते हैं। लेकिन दुनिया के सामने उनके घर के बाहर जो चमकता हुआ एक सुंदर पर्दा है वो कभी नहीं हटता है। और जागीरदार साहब जब बाहर निकलते हैं तो उनकी शानो शौकत में कोई कमी नहीं आती है और परिस्थितियां बहुत आगे बढ़ती है। एक दिन ऐसा आता है कि एक हमारे जो महाजन है, वहाँ गाँव का एक स्थानीय व्यक्ति है, वो हमारे जागीरदार साहब के घर के सामने आके जोर जोर से चिल्लाता है। जागीरदार साहब बाहर निकलते हैं और उससे धीरे धीरे बातें करते हैं और उस महाजन को वहां से भेज देते हैं। और इस प्रकार ये 10-15 दिन और निकल जाते हैं। 10-15 दिन के बाद में एक दिन जागीरदार साहब को पुकारता हुआ वो महाजन वापस आता है और उन्हें गालियां देता है, बाहर आने के लिए कहता है। लेकिन उस दिन जागीरदार साहब बाहर नहीं निकलते हैं और न ही तो जागीरदार साहब निकलते हैं, न ही उनके घर का कोई सदस्य नहीं निकलता है। तो हमारे महाजन को क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है और आज तो वो जोर जोर से चिल्लाते हुए ये कहता है कि ये तेरा पूरा मकान, तेरी पूरी खेती, सब कुछ मेरे पास गिरवी रखा हुआ पड़ा है, तो किस दम पर अपने जीवन को है ना रईसी दिखाते हुए दुनिया के सामने दिखाता फिर रहा है। आज मैं अपना जितना मैंने कर्जा दिया है उतना सारा लेके जाऊंगा और जो ये घर है उसको भी खाली करा के ही जाऊंगा। और इतनी धमकियां देता हुआ वो अपने नौकरों को बुलाता है और घर के अंदर प्रवेश करने का प्रयास करता है। और सबसे पहले हमारे महाजन घर में प्रवेश करते हैं और पर्दा खींचते हैं। और पर्दा खींचते ही बच्चों हमारे महाजन की सांसें अटक जाती है और वो तुरंत पलटकर बाहर की ओर निकल जाता है, क्योंकि उसने जो अंदर दृश्य देखा वो दृश्य वो देख नहीं पाया और पलटकर चुपके से वहां से निकल जाता है। क्योंकि अंदर का दृश्य अब लोगों के सामने खुला पर्दा, जो पर्दा लगा हुआ था वो हट जाता है, तो लोगों के सामने जो एक दृश्य निकल के आता है उसमें क्या दिखाई दे रहा है कि घर की तमाम औरतें एक जगह झुंड बनाकर बैठी हुई है, छोटे छोटे बच्चे जिनकी हड्डियां निकली हुई है, घर में किसी प्रकार का कोई खाने पीने का साधन नहीं है, बच्चों के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है, औरतें हैं वो जीर हुए कपड़ों में ढकी हुई अपने आप को छुपाने का प्रयास कर रही है। और हमारे जागीरदार साहब एक कोने में दुबके बैठे हुए अपने जीवन की जो मुखौटेवादी जीवन शैली है उसको ढोने का प्रयास करते हुए आंखों से आंसू बहाते हुए निडाल पड़े दिखाई दे रहे हैं। ये सारा दृश्य घर में है, क्योंकि वहां किसी प्रकार का छोटा मोटा कोई भी बर्तन भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो महाजन के लिए वो दृश्य एक आश्चर्यजनक, विस्मय करने वाला है कि ये क्या जीवन है, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। ऐसी परिस्थितियों को वो तुरंत वहीं पर छोड़कर अपने नौकरों के साथ बाहर चला जाता है। और जागीरदार साहब के साथ आगे क्या हुआ वो हम भी जान सकते हैं कि अब वो अपने समाज में किस रूप से, किस मुंह से अपने जीवन को जीने की या ढोने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मुखौटेवादी जीवन जब तक मुखौटे में रहे
तब तक तो ठीक है, लेकिन जिस समय संसार के सामने आ जाता है, हमारे जीवन का जो एक तरीका है उस तरीके को भी पूरे के पूरे खत्म कर देता है। हमारे जीवन में जीते जी हमारे लिए वो एक कलंक का कार्य बन जाता है, हमारा मुखौटावादी जीवन। और इसी भाव को आज लेखक ने आपके इस अध्याय में समझाने का प्रयास किया है कि आप भी इस भाव को अच्छे से जानो, क्योंकि आपके आसपास भी इस तरह की खोखली जिंदगी वाले, मुखौटे वाले आपको लोग मिलेंगे। उन लोगों को पहचानने की सीख आप अपने जीवन में डाल सके, ताकि जो आपका भावी जीवन का रास्ता है वो रास्ता आपको अच्छे से पार कर सको और उस पर आप बिना झिझक, बिना रुके हुए आगे बढ़ सको। और इसी चीज को बहुत अच्छे से समझाते हुए लेखक ने व्यंग्यात्मक रूप से एक कहानी का आकार दिया है और इस कहानी के आकार को लखनवी अंदाज पाठ में हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें लेखक ने लिखा है कि मुसाफिर की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। यानी जल्दबाजी में हमारी जो एक सामान्य एक ट्रेन है वो चलने की तैयारी कर रही है। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में एक नई कहानी के संबंध में सोच सकना और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए सेकंड क्लास का ही लेखक ने लिया था। यानी यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं कि लेखक को आज ज़्यादा दूर जाना नहीं था और भीड़ भाड़ वाली जगह पर लेखक को आज एक कहानी की भी तलाश करनी थी, क्योंकि वहाँ पर वो एकांत में रहेंगे और आसपास जो घटनाक्रम चलेगा उससे उनके जहन में यानी दिमाग में कहीं ना कहीं कहानी का एक छोटा सा कीड़ा पनपेगा और उसे वो शब्दों का आकार दे ही देंगे। और साथ में सुंदर प्राकृतिक दृश्य को भी देखना था। इन सारी बातों को जानकर उन्होंने आज सेकंड क्लास का एक टिकट ले लिया और गाड़ी में जाकर बैठ गए हैं। अब गाड़ी छूटने ही वाली थी। सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे को खाली समझा और दौड़कर लेखक उसमें चढ़ जाते हैं, लेकिन उनकी इच्छा के विरुद्ध वो डिब्बा खाली नहीं था, क्योंकि उसकी एक सीट पर एक लखनऊ के नवाब साहब बैठे हुए थे और वो भी सफेद पोश थे। सुविधा से अपनी आलती पालती मारकर आसन जमाकर बैठे हुए थे। यानी सफेद कपड़े पहने हुए आलती मालती मारकर नवाब साहब शाही अंदाज में उस ट्रेन की सीट पर आराम से बैठे हुए थे और सामने उन्होंने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रख रखे थे। डिब्बे में सहसा जब लेखक चढ़ते हैं तो उस सज्जन की आंखों में एकांत, जो अचानक जब लेखक डिब्बे में चढ़ते हैं तो हमारे नवाब साहब को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये उनके एकांत को भंग करने वाला था। इसलिए उनकी आंखों में असंतोष दिखाई देता है और वह कहानी के लिए सूद चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। कहानी की चिंता में खीरे जैसी अपरदार्थ वस्तु का शोक करते हुए देखे जाने के संकोच में हो। यानी साथ में उन हमारे नवाब साहब जो लेखक अचानक खिड़की डिब्बे में चढ़ते हैं तो उनका चढ़ना पसंद नहीं है, क्योंकि एक तो वो नवाब साहब है, एकांत में रहकर अपने आराम से वो बैठना चाहेंगे और साथ ही उनके सामने जो खीरे रखे हुए थे जो अपनी भूख मिटाने के लिए उन्होंने लिए थे, उन खीरे को वो आराम से खाना चाह रहे थे। लेकिन अब लेखक के आ जाने से उनके एकांत में बाधा उत्पन्न हो गई थी और बाधा के कारण अब वह अपने जो इच्छाएं हैं शायद उस इच्छाओं को उनको रोकना पड़ सकता है, इसलिए उन्हें संकोच भी उनके चेहरे पर लेखक को दिखाई दे रहा था। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, यानी नवाब साहब हमारे लेखक से कोई बातचीत नहीं करना चाहते थे और लेखक ने भी ऐसा कोई भी प्रति उत्तर उनके प्रति नहीं दिखाया और चुपचाप अपनी आंखें झुकाकर अपनी सीट पर सिकुड़कर बैठ जाते हैं। ठाली बैठे हैं, कल्पना करते रहने की उनकी पुरानी आदत है। यानी अब लेखक के पास कोई काम भी नहीं है, खाली बैठे हुए हैं, तो लेखक है तो उनका दिमाग में तो कुछ ना कुछ कीड़ा चलेगा ही चलेगा और वो बराबर हमारे नवाब साहब को देखे जा रहे हैं। और नवाब साहब लेखक के इस प्रकार अचानक आकर सामने बैठने से उन्हें जो असुविधा हो रही है वह असुविधा के भाव उनके चेहरे पर स्पष्ट नजर आ रहे हैं। और नवाब साहब बिल्कुल अकेले यात्रा करने के कारण से ही शायद ये सेकंड क्लास का टिकट का खरीद लाए थे और अब उन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा है, गवारा नहीं हो रहा है, यानी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि नवाब साहब अपनी नवाबी का रूप दिखाना चाह रहे थे, इसलिए वो
एकांत में बैठकर यहाँ यात्रा करना चाह रहे थे और इसी भाव से वो सेकंड क्लास का टिकट लेकर इस डिब्बे में चढ़ जाते हैं। लेकिन अब उनके साथ में लेखक आकर बैठ जाते हैं तो यहाँ नवाब साहब के लिए ये स्थिति सही नहीं लग रही है, क्योंकि ये उनकी नवाबी शान में एक थोड़ा कठिन, नवाबी साहब को कम दिखाने वाले लग रहा है, क्योंकि नवाब कभी भी सेकंड क्लास में नहीं फर्स्ट क्लास में करते हैं और आज नवाब साहब सेकंड क्लास में यात्रा कर रहे हैं तो ये उनके गौरव के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा कलंक वाला काम कर रहा है। और देखिए, और शहर का कोई सफ़ेद पोर और मंजिली दर्जे में सफ़र करता दिखे, यानी जब शहर का कोई जाना माना व्यक्ति और सेकंड क्लास में जब यात्रा करते दिखे तो ये उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा और अकेले सफ़र करने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। लेकिन नवाब साहब ने जो खीरे लिए थे उसका भी आगे लेखक ने लिखा है कि वो अपने एकांकी सफ़र को साथी के रूप में रोचक बनाने के हिसाब से खीरे खरीदते हैं और बहुत तरीके से काट कर खाने का प्लान वो बना चुके थे। लेकिन अब लेखक के आ जाने से उनके वहाँ का माहौल खराब होता जा रहा है और अब नवाब साहब धीरे धीरे उन्हें कनखियों से देख रहे हैं। कनखियों से यानी आंखें चुराते हुए धीरे धीरे नवाब साहब लेखक को देख रहे हैं। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की के बाहर भी देखते हैं और उस स्थिति पर गहराई से झांकते रहते हैं। ओहो, नवाब साहब ने सहसा लेखक को संबोधित किया। आदाब अर्ज है, यानी उन्हें दुआ सलाम करते हैं। जनाब को खीरे खाने का शौक है क्या? फिर बातचीत करने के लिहाज से नवाब साहब बोलते हैं कि आदाब अर्ज है, यानी नमस्कार, क्या आपको खीरा खाना अच्छा लगता है? लेकिन नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन लेखक को अच्छा नहीं लगा। अचानक जब नवाब साहब का ये जो भाव परिवर्तित हुआ ना, पहले तो वो बात ही नहीं करना चाह रहे हैं और अब खुद चलाकर हमारे लेखक से बात कर रहे हैं तो लेखक को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती और उन्होंने भी ये बात जान लिया है कि इनके कहने का तरीका सही नहीं है। आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते? जनाब जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शुक्र फरमाइए। यानी आगे वो व्यंग्य रूप में क्या कहना चाह रहे हैं लेखक से कि आप अगर खीरा खाना चाहते हैं तो आप यहाँ से खीरा ले सकते हैं और खा सकते हैं, क्योंकि हम मामूली लोग हमारे जैसे लोग ये मामूली चीज़ खाना नहीं चाहते हैं। ये तो मैंने ऐसे ही वो दे गया है, वो ठेले वाला यहाँ दे गया है, मैंने ये खरीदे नहीं है। यानी हमारे नवाब साहब उनको ये सफाई दे रहे हैं। लेकिन लेखक उनके मन स्थिति पहले ही समझ जाते हैं, इसलिए कहते हैं कि नहीं, मुझे आदत नहीं है, आप ही इसे चखिए। नवाब साहब ने फिर एक बार खिड़की के बाहर देखा, गौर किया और निश्चय से वो खीरों को सामने तौलिए पर रख दिया और सीट के नीचे से पानी का लोटा निकालकर खीरे को बाहर धोते हैं और फिर खीरे को पोंछ लेते हैं। जेब से चाकू निकाला और खीरे को अच्छे से काट पीट के साफ कर लिया। यानी यहाँ पर लेखक ने लिखा है कि कि नवाब साहब ने लेखक से खीरे के बारे में पूछने के बाद आराम से वो खिड़की के बाहर देखते हैं, फिर मन स्थिति को पक्का करते हैं और हमारे खीरा निकालते हैं। दोनों खीरों को पानी से धोते हैं साफ, फिर साफ उनके पास जो तौलिए रखे हुए हैं उन तौलियों से रगड़ कर पोंछते हैं और फिर चाकू निकालते हैं जेब से, फिर खीरे को रगड़ कर साफ करते हुए काटते जाते हैं और करीने से खीरे की जो लिए फांके हैं उनको सजाने लग जाते हैं। लखनऊ स्टेशन पर खीरे बेचने वाले खीरे का इस्तेमाल करने का तरीका भी जानते हैं और ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। यानी जब लखनऊ स्टेशन पर जो ये ठेले वाले होते हैं ये खीरे को बेचने के अलग अलग तरीके जानते हैं, इसलिए जब वो खीरा बेचते हैं तो खीरे खरीदने वाले को मसाला भी साथ में दे देते हैं और वो मसाला हमारे नवाब साहब के पास भी है। इसलिए नवाब साहब खीरे को बहुत करीने से काटते हैं और मसाला ऊपर लगा कर उनको लेखक को दे देते हैं और लेखक उस प्रक्रिया को आराम से देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि नवाब साहब के इस दौरान उनके हाव भाव पल पल परिवर्तित हो रहे हैं और यहाँ कार्य करते हुए भी वो अपनी रईसी का जो नवाबी गुण है वो प्रदर्शित करते जाते हुए लेखक को है दृष्टि से देख रहे हैं।
तो ये सारा कार्य तैयार हो गया है, यानी खीरे कट चुके हैं, उस पर मसाला लग चुका है, लेकिन अभी खाने का कार्य नहीं हुआ है। और ये हम तरीका नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं।